ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में विरोध में है आपके साथ प्रशांत सावंत और प्रकाश काबा पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। अमोल अठावले और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स में। इसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में जियो ब्लैक रॉक एएमसी के सीईओ ऋषि कोहली इनसे बातचीत करेंगे और साथ ही हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम के फाउंडर गौतम शाह भी जुड़ेंगे कुछ देर में। उनसे बात करेंगे मार्केट आउटलुक की। एक नज़र ज़रा मार्केट पर, निफ्टी अभी भी 24,800 के आसपास। आज एक आईटी और बैंक्स का डिफरेंशियल है। आईटी डे हाई पर आ गया है, बैंक्स डे लो पर आ गए हैं। ये थोड़ा सा एक डिफरेंशियल क्रिएट करता हुआ मार्केट के लिए। मिड कैप में अच्छी खासी बाइंग है। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 3/4% ऊपर, कल की गिरावट को पूरी तरीके से अब नेगेट करता हुआ। सिर्फ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है जो थोड़ा सा मार्केट पर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन इस समय का स्टॉक ऑफ द मोमेंट बीएससी, अभी मैंने बात भी की थी, 5% ऊपर अब एफएनओ का टॉप गिना, 5.5% इनफैक्ट अब बीएससी ऊपर है। उसके अलावा केफिन, आरबीएल बैंक, ग्लेनमार्क, जाइडस लाइफ, नुआमा वेल्थ, एम&एम, कैम्स, आरबीएनएल, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां मोमेंटम काफ़ी शानदार इस समय आपको दिखाई देगा। सिर्फ एक आईटीसी है जो थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा है, करीब करीब 2% नीचे। बीरो जी, तो ये थीम आज अच्छी करती हुई और प्रशांत और प्रकाश का सर पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी आएंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके अमोल अठावले और आशीष कयाल जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। अमोल, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग। एक बॉटम फिशिंग के साथ जाना चाहूंगा और एक ब्रेकआउट ट्रेड के साथ जाना चाहूंगा। सपोर्ट्स के लेवल पे देख रहा हूँ, एक जियो फाइनेंस पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 312 के आसपास से पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 330 335 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 305 का। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। दूसरा ब्रेकआउट ट्रेड की तरफ जा रहा हूँ, इटरनल के साथ जा रहा हूँ। 331 के आसपास पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक। पोजिशनरी टारगेट निकल के आ रहे 355 के और स्टॉप लॉस रहेगा 322.50 का। कंसिस्टेंटली ये स्टॉक में अप ट्रेंड बना हुआ है। करेक्शन का इतना इम्पैक्ट तो स्टॉक में दिख के नहीं आ रहा है। लार्जर टेक्सचर अच्छा है। ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन आगे भी कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ओके, तो ये आपके दो ट्रेड्स हो गए। चलते हैं अब आशीष कयाल जी के पास। आशीष जी, आपके दो ट्रेड्स। देखिए, मेरा जो पहला ट्रेड होगा वो यहाँ पर एबी कैपिटल में होगा। एबी कैपिटल में बहुत ही अच्छा ट्रेंड ऊपर इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन अपने 20 डीएमए को अभी सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है। तो एबी कैपिटल में बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 274 का और टारगेट है 300 रुपए का। और दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे है वो है एसकेएफ इंडिया। बहुत ही स्ट्रांग इसने एक आइलैंड रिवर्सल बनाया है विरुद्ध डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे, और गैप अप के साथ ओपन हुआ है, सस्टेन कर रहा है, 5% से ज्यादा ऊपर है। तो अगर कोई भी यहाँ पर डिप मिलती है तो बाय की राय होगी। यहाँ पर टारगेट जो ऊपर में निकल कर आता है वो है 5,130 का, और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा यहाँ पर 4,710 का। ओके, चलिए प्रकाश सर के पास चलते हैं। प्रकाश सर, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन वीरू। स्टॉक का नाम है जाइडस वाइल्ड लाइफ। जाइडस लाइफ करीब 1036 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 1030, 6 रुपए का। फर्स्ट टारगेट 1050, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। दूसरा जो पसंद है मुझे वो इस वक्त वो है एक्साइड। एक्साइड में लगता है एक इनहेरेंट अप मूव है। 413 414 के बीच में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे करीब 408 का। फर्स्ट टारगेट 425 एक्साइड। दूसरा ट्रेड सर आपका? एक्साइड बताया मैंने, 425 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 408 का। एक्साइड, ज़ायरस और ज़ायरस मैं स्किप कर गया था। एक एक्साइड हो गया 483 पर। हाँ प्रशांत, आपके दो ट्रेड्स। वीरू जी, ओवरऑल ऑटो सेक्टर और टायर्स में अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। इसमें अगर हम सीएट के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ मुझे लग रहा है बेस फॉर्म हो चुका है और एक अपमूव के लिए तैयार हो रहा है। करीबन 3,340 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 3,300, 3300। यहाँ से मैं करीबन 3,450, 3450 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पिक होगा अडानी ग्रीन। यहाँ पे अगर हम देखें 930 935 के बीच स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नजदीक है जो 920 का है। तो इसी के नीचे स्टॉप लॉस रख के 918 बाय करने की सलाह होगी। यहां से मेरा टारगेट होगा 965 970, 970। ओके, चलिए इस समय की ट्रेड्स। अब थोड़ा मार्केट के लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। जुलाई 2023 में जियो और ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप पर अब एक अहम पड़ाव है। मई में सेबी से मंजूरी के बाद जुलाई में कंपनी ने 4 डेट फंड और 3 इक्विटी फंड्स लॉन्च किए हैं। साथ ही 23 सितंबर को पहले एक
फ्लेक्सी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड का एनएफओ खुल रहा है। जियो ब्लैकरॉक की आगे क्या है प्लानिंग, मार्केट पर क्या व्यू है जियो ब्लैकरॉक का, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के म्यूचुअल फंड के सीईओ ऋषि कोहली जुड़े हैं। ऋषि जी को आप पहले भी कई बार चैनल पर देख चुके हैं, लेकिन तब वो दूसरे अवतार में थे और आज एक लंबे ब्रेक के बाद मैं इनसे बात कर रहा हूँ। ऋषि, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छा लग रहा है, आई थिंक 1-1.5 साल हो गया आपसे बात किए हुए। जब आप हेज फंड में मूव हुए थे उसके बाद से आपसे बात नहीं हुई थी, तो अच्छा लग रहा है और होपफुली आगे आपके साथ वापस कॉन्वर्सेशन रिज्यूम होंगी। पहले तो ये बताएं कि इस समय जियो ब्लैकरॉक का प्लान क्या है। अब तक आपके पैसिव फंड्स थे, अब आप ये सितंबर में एक एक्टिव फंड का एनएफओ लॉन्च कर रहे हैं। कब तक आप मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और कितना पैसा आप रेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। सो स्टार्ट हमारा जर्नी हुआ था सारे कैश फंड्स के साथ, जहाँ पे लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, ओवरनाइट फंड जो काफ़ी अच्छा लॉन्च हुआ था। उसके बाद इंडेक्स फंड्स हमने लास्ट मंथ लॉन्च किए थे। वहाँ पे 4 इक्विटी इंडेक्स फंड्स और एक फिक्स्ड इनकम इंडेक्स फंड था। और अब जैसे कि आपने कहा कि ये एनएफओ हमने अनाउंस किया है कुछ ही दिन पहले इस हफ्ते। ये सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड होगा। ग्लोबली ब्लैकरॉक का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है SAE, सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी। उस प्लेटफॉर्म के की प्रोसेसेस की सिग्नल्स यूज़ करके हम ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। 23 सितंबर से 7 अक्टूबर चलेगा एनएफओ और 13 अक्टूबर को ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। ओके। और टारगेट्स AUM के डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं और बेस्ट एफर्ट्स डालेंगे हम जितना रेज हो सके उसके लिए। ऑब्वियसली जैसा कि आपको पता है कि इस जॉइंट वेंचर में गोल ये है कि ब्लैकरॉक के पास डेटा ड्रिवन सिस्टमैटिक प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबली, बहुत लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है ग्लोबली। जियो के पास सबसे बड़ा डिजिटल रीच है। तो इन दोनों को जोड़ के जो भी हम बेस्ट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सके और रिटेल में डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, उस तरह की प्लान्स हमने फॉर्म किए हुए हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ा नया है क्योंकि अभी फ़िलहाल इनिशियली डायरेक्ट शेयर क्लास ही है सिर्फ, और रिटेल डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा पार्ट है उसका। तो देखते हैं कैसा जाता है। इनिशियल जो कैश फंड्स और जो इंडेक्स फंड्स लॉन्च हुए थे उनमें हमें ट्रैक्शन डिजिटल रिटेल चैनल्स से एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आया था। तो उसको नज़र में रखते हुए एक्सपेक्टेशंस तो अच्छी हैं, देखता है कैसे जाता है। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन तो अच्छी हैं बिल्कुल। तो अभी तक देखिए कुछ डेट फंड्स थे, ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, अब और एक आपका वो पैसिव फंड था। अब आप फ्लेक्सी कैप से शुरुआत कर रहे हैं। हाँ जी। इसके बाद क्या लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स भी आएंगे, सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स भी आएंगे, कैसे आप इसको वो करेंगे? सो 2-3 ट्रैक्स पे चलेगा। कुछ तो फिक्स्ड इनकम फंड्स और जो कैटेगरीज हैं वो भी आती जाएंगी एक एक करके, और एक्टिव इक्विटी साइड में भी आती जाएंगी और कुछ पैसिव में भी आती जाएंगी। सो इंडेक्स फंड्स और भी लॉन्च करेंगे जिसमें आगे जाके सेक्टर फंड्स भी करना है, लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा टाइम दूर है वो। उससे पहले फैक्टर इंडेक्स फंड्स भी करना है। कुछ जो नया है या जहाँ पे गैप्स हैं मार्केट में वो हमें ज़रूर फिल करने हैं। और जो आपने कहा कैटेगरी फ्लेक्सी कैप से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और डेफिनेटली लार्ज कैप, मल्टी कैप डेफिनेटली हमें देखना ही है, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि कुछ सेक्टर रोटेशन, फैक्टर रोटेशन, इस तरह की भी टेक्निक्स हैं जो मार्केट में एक डिफरेंट फ्लेवर ला सकती हैं, डिफरेंट कैटेगरी ला सकती हैं, जिससे हर तरह के इन्वेस्टर को अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिले पोर्टफोलियो में। तो उस तरह के यूनिक प्रोडक्ट्स भी हम लाएंगे। सो थोड़े उस तरह के यूनिक प्रोडक्ट्स, थोड़े टिपिकल कैटेगरीज, लार्ज कैप, मल्टी कैप, थोड़े इंडेक्स फंड्स और जो फिक्स्ड इनकम फंड्स टू कंप्लीट द बुके। ओके, चलिए ये बात हो गई कुछ फंड्स की। आपने कहा कि मार्केट में इस समय थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच रखेंगे, या फिर इस समय जैसे ही आपके पास पैसा आएगा डे 1 से आप उसमें इन्वेस्टिंग करना शुरू करेंगे? क्योंकि मार्केट और मैं, क्योंकि आप ने इतने साल मार्केट में स्पेंड किए हैं, ये इस समय जो मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है, इतना अंडर परफॉर्मेंस है हमारी मार्केट का पिछले 1 साल से, उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं तो देखिए, फ़ंड के हिसाब से तो सिस्टमैटिक फ़ंड में लार्जली फुल्ली एलोकेट हो ही जाता है जैसे ही फंड्स आते हैं, तो वो हम प्रोसेस से चलेंगे और इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन रिलेटिंग इट मार्केट से जो आपने पूछा, हाँ पिछले 1 साल से मार्केट बीच बीच में नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा फ्लैटिश ही है, लेकिन 15% डाउन और रिकवरी, इसके कुछ फेजेस हमने देखे हैं। उसके कई कारण हैं, जो अपना फंडामेंटल मैक्रो साइड में, इंडिया में, ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स जो चल रहा है,
ये सब न्यूज़ बीच बीच में आती रही है, बीच बीच में नेगेटिव इम्पैक्ट होता रहा है, फिर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हैं तो इसलिए रिकवरी भी हुई है। इसके वजह से आई थिंक थोड़ा सा डैम्पर्ड सेंटिमेंट चल रहा है मार्केट में, लेकिन ये याद रखना होगा हमें कि उससे पहले 2-3 साल बहुत अच्छे रहे थे और जो वैल्यूएशंस हैं अक्रॉस मार्केट कैप कैटेगरीज, फंडामेंटल साइड में जो टेक्निकल्स हैं वो सब ओवर एक्सटेंडेड हो गए थे। तो थोड़ा हमें टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन जो भी आप कहें वो चाहिए भी था। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रहता है, लेकिन नियर टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन चाहिए था, वो लार्जली हो गया है। प्लस अगर आप देखेंगे अर्निंग्स की बात तो बीच में वो भी डिप हुए हैं, वो भी कुछ क्वार्टर्स में डिक्लाइन हुए थे 2-3 साल बहुत अच्छे रहने के बाद। इस क्वार्टर में भी बहुत एक्साइटिंग नहीं रहा है जो क्वार्टर गया है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आया है। तो मेरे हिसाब से अगले 1-2 क्वार्टर्स में ये सुधर जाएगा तो वापस लॉन्ग टर्म ट्रेंड पकड़ लेना चाहिए। ओके, मीनवाइल मार्केट कोलैप्स कर रहा है और एक बार जरा आप लेकर आइए इन्फोसिस का इंट्राडे चार्ट। निफ्टी डे लो पर आया और देखिए आज उसमें बात कर रहे थे कि अगर 800 पर रिजेक्शन मिले तो 850 के स्टॉप के साथ शायद एक शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर होगा और फिर कल का लो भी तोड़ने के चांसेस रहेंगे। वो ट्रेड प्ले आउट हुआ। ऋषि जी, एक आपने बात कही कि काफ़ी मार्केट में थोड़ा सा अपने जो प्रॉफिट बुकिंग भी देखी, पहले काफ़ी चला था मार्केट। एक स्पेस जो बिल्कुल चलने को तैयार नहीं है वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स, और बैंक निफ्टी में लगातार अंडर परफॉर्मेंस रही है। उसका क्या कारण लग रहा है आपको? सिर्फ एफआईआई सेलिंग या कुछ मार्केट को सेंस लग रही है यहाँ पर कि अर्निंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं, बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से थोड़ा सा अर्निंग्स डीग्रोथ हुआ भी है और थोड़े से तकलीफ़ें रही भी है। लार्जर लेवल पे थोड़ा सा निम कंप्रेशन भी हुआ ही है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का, जो अभी भी कंटिन्यू हो ही रहा है। लेकिन अगर आप डेटा को और डिटेल में देखेंगे तो ये लास्ट फेज़ लग रहा है इस ट्रेंड का। और गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक काफ़ी बेटर एक्सपेक्टेशन आउटलुक बन रहा है। ओके, दूसरा पॉकेट जो मार्केट के लिए थोड़ा सा दिक्कत का सबब रहा है, दिक्कत मतलब काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, वो है लार्ज कैप आईटी। यहाँ पर क्या थोड़ा सा टैरिफ का डर लग रहा है मार्केट को सेकेंडरी टैरिफ का, या यूएस की इकोनॉमी को लेकर थोड़ा सा डर लग रहा है? यहाँ पर आपका क्या व्यू रहेगा? हाँ, डेफिनेटली जो भी आपने रीजंस दिए वो, प्लस सारा जो एआई का क्रेज़ है वो क्या इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा, ये सब रीजंस के वजह से सेंटिमेंट भी थोड़ा सा टफ है, बिज़नेस भी थोड़ा सा नॉर्मल और स्लो ही रहा है, इसलिए आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम रही है। उससे पहले एक सर्टन फेज़ में बहुत अच्छा भी किया है, तो वो रोटेशन, सेक्टर रोटेशन की बात है। मेरे व्यू में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है मार्केट का ऊपर इंडिया का, उसमें कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग टाइम पे रोटेट होके चलते रहते हैं। तो अगर आईटी ने नहीं अच्छा किया तो कोई और सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो वो एक हेल्दी ट्रेंड है ओवरऑल। आईटी स्पेसिफिकली कुछ महीनों से ख़राब है, बट आई थिंक अगेन वो थोड़ा फैग एंड ऑफ द डाउन साइकिल में आ रहा है। यहाँ से वहाँ पे भी थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम कुछ सेक्टर रोटेशन मॉडल्स रन करते हैं ग्लोबली भी और इंडिया में भी, तो उसमें भी आईटी थोड़ा सा डैम्पेंड ही रहा है, थोड़ा सा अंडरवेट ही रहा है, लेकिन अंडरवेट उतना ज़्यादा अब नहीं है जो बीच में था। ओके, ठीक है। इस समय ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अभी आपने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की एक्टिवली, लेकिन इस समय भारतीय मार्केट को देखते हुए आपको सबसे ज़्यादा अच्छे सेक्टोरली कहाँ पर नज़र आ रहे हैं? सो डेफिनेटली बैंकिंग में जैसा मैंने कहा कि फैग एंड है, अब यहाँ से थोड़ा बेटर इम्प्रूव होना चाहिए फॉर वेरियस फैक्टर्स। आई थिंक वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन जब सेक्टर की बात करते हैं तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि सारे स्टॉक्स अच्छा करेंगे, उसमें भी रिलेटिव ओवरवेट अंडरवेट रहेगा, लेकिन थोड़ा बेटर एक्सपेक्टेशन हो सकता है वहाँ से। ऑफ कोर्स ऑटो सेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है, अर्निंग्स के हिसाब से जीएसटी कट हुआ ही है, सो बहुत सारी चीज़ें उसमें प्ले हो रही हैं। इंफ्रा में सर्टन पॉकेट्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डोमेस्टिक डिमांड है, जीएसटी का इम्पैक्ट भी होगा, अदरवाइज़ भी ओवरऑल हेल्दी फाइनेंशियल्स हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स ओवरऑल। ग्लोबल मेटल्स में ऑफ कोर्स काफ़ी एक्शन है, कमोडिटीज़ का बूम चल रहा है थोड़ा, अगेन चाइना रिलेटेड सप्लाई डिमांड में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से काफ़ी कुछ यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है इंडिया में। तो ये कुछ सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स देखने लायक हैं आगे जाने के लिए। बिल्कुल। चलिए, पॉसिबली आखिरी सवाल आपसे अभी के लिए, फिर इस समय आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, निफ्टी करीब करीब 24,650 पर है। अगले 2 से 3 साल में अगर हम
इंडेक्स लेवल की बात करें, किस तरीके के रिटर्न्स आपको लगता है जनरेट होंगे भारतीय मार्केट में? स्पेसिफिक नंबर्स तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म एवरेज ट्रेंड है 13% का ब्रॉडली लास्ट 20 साल का, उससे थोड़ा बेटर होना ही चाहिए नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। अब कितना बेटर होगा नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और चीज़ें चल रही हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा थोड़ा सा। लेकिन लास्ट 1 साल का जो हमने देखा है वो फेज़ आई थिंक मैक्स दिसंबर या मार्च तक चल सकता है, उसके बाद वापस हमें 2-3 साल अच्छे मिलने चाहिए। ऑलराइट, चलिए ऋषि जी बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपसे होपफुली आगे दोबारा बात करेंगे, और जब आपके फंड्स लॉन्च होंगे और आप पूरी तरीके से मार्केट में इन्वेस्टेड होंगे तब आपसे एक बार और फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट डे लो पर आया, निफ्टी करीब करीब 60 पॉइंट नीचे 24,670 पर। जो आज सुबह हम वीरू बात कर रहे थे ना कि आज सुबह पहली ट्रेड तो आपकी ये होगी कि जहाँ गैप अप फेल हो 24,850 के स्टॉप के साथ वहाँ पर सेलिंग आएगी, और बैंक निफ्टी इसको लीड कर रहा है, और अब आईटी भी कोलैप्स कर रहा है। वो ट्रेड प्ले आउट हुई। अब देखते हैं लोअर लेवल पे सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं वीरू। जी हम आगे बढ़ते हैं, और इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम में मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में गौतम शाह जुड़ चुके हैं। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम के गौतम, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है। गौतम, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गुजरते हुए हम एक बहुत चैलेंजिंग फेज से अच्छी सी अच्छी खबर, आई मीन कोई मेजर ब्रेक थ्रू भी हो रहा है तो बाजार उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। कोलैप्सेस, एफआईज की हिस्टोरिकली हाई शॉर्टिंग 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडिसेस पे गौतम जी आपका व्यू क्या है इस वक्त? गुड मॉर्निंग। देखिए, बाजार कब लॉजिक और कॉमन सेंस से चला है, बिकॉज मार्केट का मतलब ही है ग्रीड और फियर और बीइंग रैशनल एंड इरैशनल। तो आई थिंक ऊपर की तरफ भी ये होता है, नीचे की तरफ भी ये होता है, और पिछले 1 साल में इंडियन मार्केट्स ने अंडर परफॉर्म किया। एंड आई थिंक जो अंडर परफॉर्मेंस था वो वैलिड था, क्योंकि इकोनॉमी में का जिस तरह का सिचुएशन था, इट वाज वेरी राइट फॉर द मार्केट्स टू बिहेव द वे इट वाज। पर मेरा मानना है कि ये कंसोलिडेशन फेज है। मार्केट नीचे में अच्छा सपोर्ट उसको मिल रहा है और ऊपर में रेसिस्टेंस है, तो एक ब्रॉड रेंज सी बन गई है। 24,200 मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सपोर्ट है अगर मीडियम टर्म लेवल्स के बारे में बात करें, और 25,000 के आसपास एक बड़ी रेसिस्टेंस है। बट अभी भी मैं मार्केट में होपफुल रहूंगा, क्योंकि सारे जो नेगेटिव्स है वो प्राइस्ड इन हो गए हैं। गवर्नमेंट ने काफी इंपॉर्टेंट एक्शन लिया है पिछले 6 महीनों में। इनिशियली बजट में जो इनकम टैक्स रिडक्शंस हुआ था, और फिर अब जो जीएसटी का जो मूव है, आई एम रीडिंग इट वेरी पॉजिटिवली। आप ये बोल सकते हैं कि मार्केट इसको इंपॉर्टेंस दे रहा नहीं है और इसीलिए अंडर परफॉर्मेंस जारी है, बट हमें ये भूलना नहीं होगा कि हम एक ग्लोबल बुल मार्केट में अभी भी हैं, और इंडिया उसका पार्टिसिपेट नहीं रहा है, बट मुझे लगता नहीं है कि ये ज्यादा देरी ऐसे रहेगा। सो आई वुड बी ऑप्टिमिस्टिक। ये एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। इंडेक्स हो सकता है कि उतना अच्छा नहीं चले, क्योंकि एफआई की सेलिंग जारी है, टॉप 100 स्टॉक्स काफी हाईली वैल्यूड है, बट ये ब्रॉड रेंज से इवेंचुअली मुझे लगता है कि बाजार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, और अगर वो होता है तो बड़ी तेजी आनी चाहिए। तो अगर आपका 6 से 12 महीने का व्यू है तो बाजार एकदम ठीक है, एंड आई थिंक इट्स अ बाय एट करंट प्राइसेस। बट अगर आप 2 से 4 हफ्ता के लिए मार्केट में हैं, तब हो सकता है कि मार्केट चैलेंजिंग है और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं हो। गौतम जी गुड मॉर्निंग। ये बैंक निफ्टी में ऐसी क्या तकलीफ हुई, इस तरीके की अंडर परफॉर्मेंस, और लगातार गिरे जा रहा है बैंक निफ्टी। मई के बाद के लोवेस्ट लेवल पर आ गए। एफआईएस की काफ़ी शॉर्टिंग भी रही है मार्केट में, आई एम अज्यूमिंग कि उनमें से काफ़ी कुछ बैंक निफ्टी में रहा होगा। यहाँ आपको चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, एफआई के अगर पोजीशंस होंगे तो ऑब्वियसली टॉप बैंक्स में होंगे, बिकॉज दे आर द प्रॉक्सी टू द इंडियन मार्केट्स एंड दे हैव बीन ओवरओन्ड ऑल अलोंग। थोड़ा सा वीक सेटअप है, बट ये अंडर परफॉर्मेंस पिछले 1 महीने का ही रहा है। लेट्स नॉट फॉरगेट 2 महीने पहले बैंक निफ्टी 57,500 58,000 के लेवल पे था। उसके बाद हमने ये थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखी है। अगर आप टॉप बैंक्स को देखें, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो एक्चुअली वो अपने लाइफ टाइम हाई से 6-7% दूर है। तो कोई बड़ा अंडर परफॉर्मेंस या बड़ा फॉल नहीं है। मेरा मानना है कि 53,500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑन द बैंक निफ्टी, और अगर ये इंडेक्स यहां से घूमता है, जो मुझे लगता है घूम जाना चाहिए, तो वापस इसमें आउट परफॉर्मेंस आएगी। और financial services, NBFCs, insurance companies, housing finance companies, these are spaces which have nothing to do with foreign policy and foreign markets. तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि लोग ज्यादा ही पेसिमिस्टिक हो गए हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है और इस लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए अगर आपका 12 से 18 महीने का नजरिया है। अच्छा गौतम जी, आईटी स्टॉक्स पे और आईटी पे आपका व्यू क्या है, निफ्टी आईटी पर? क्योंकि हम जिस दिन भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखते हैं उसमें तो आईटी विजिबल होता है, बट किसी भी एक स्ट्रॉन्ग सेशन में आईटी का कोई भी आप देखें प्लेसमेंट या फिर प्रेजेंस नहीं होती है।
आपको लग रहा है कि क्या वो अप्रैल के जो लोज हैं, मार्च के लोज जो हैं, वो निफ्टी आईटी रिविजिट कर सकता है? आईटी पे आपका टेक, और विद इन आईटी मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी दोनों को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? आईटी सेक्टर काफी खराब लग रहा है चार्ट्स पे। आई थिंक हमारा ये मानना रहा है पिछले 2-3 महीनों में कि आपको आईटी से कंप्लीटली अवे रहना चाहिए। काफी प्रॉब्लम्स है, एक तो फॉरेन पॉलिसी, फिर डिस्ट्रप्शन, फिर एआई, वैल्यूएशंस, एफआई सेलिंग, सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए हैं जिसके कारण आईटी चल नहीं पा रहा है। और क्योंकि आईटी चल नहीं पा रहा है तो मार्केट नहीं चल पा रहा है। व्हेन आई से मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट द निफ्टी। मिड कैप स्मॉल कैप्स अभी भी अच्छे हैं, तो वहां पर तो बड़े अपॉर्चुनिटीज है, बट आईटी में बहुत क्लियरली रिलेटिव वीकनेस है। और मुझे लगता है कि ये अभी चलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिबेट है मार्केट में कि एआई इज गोइंग टू हेल्प इंडियन आईटी कंपनीज और इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज। मेरा मानना है कि वो इम्पैक्ट करेगा और उसके कारण ही अंडर परफॉर्मेंस है। ग्लोबली अगर आप देखें तो सारे आईटी कंपनीज अच्छे कर रहे हैं। यूएस में सारे आईटी कंपनीज अच्छे कर रहे हैं। अल्फाबेट लाइफ टाइम हाइस पे है, एप्पल अच्छा चल रहा है, ऑल द टॉप कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल। बट इंडियन आईटी में डेफिनेटली प्रॉब्लम है, अभी भी उसमें हाथ मत दीजिए, दूर रहिए। बट आई थिंक दो अदर सेक्टर्स विच वी लाइक आर ऑटो एंड मेटल्स। मेरा मानना है कि इस मार्केट में अगर आपको आउट परफॉर्मेंस ढूंढना है तो आपको ऑटो और मेटल्स में रहना है। बिल्कुल। आईटी में कोलैप्स आया है, जिस तरीके से आईटी में कोलैप्स आया है, क्या होता है जब भी एक स्टेटमेंट आती है ना कि आज डोनाल्ड ट्रंप कुछ अनाउंस करेंगे तो मार्केट डर जाता है। मार्केट को लगता है कि आईटी पे कुछ आ रहा है शायद। हालांकि अब तक सर्विसेज एग्जाम्प्ट रही हैं, लेकिन यही एक्सप्लेन करता है कि आज जिस तरीके से आईटी सेक्टर गिरा है। खैर एनीवे, तो गौतम जी इस समय मौके कहाँ पर हैं, बाइंग कहाँ कर रहे हैं आप? जैसे मैंने कहा, ऑटो और मेटल्स मेरे हिसाब से बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऑटो का चार्ट देखें तो पिछले 1 महीनों में अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहा है। आई थिंक एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। मार्केट समझता है कि फंडामेंटल्स और चार्ट्स एक साथ अभी आ चुके हैं और ये 6 महीने के अंडर परफॉर्मेंस से ऑटो स्टॉक्स निकल रहे हैं। तो अगर आप टॉप ऑटो स्टॉक्स को देखें, सब 52 वीक हाइज या क्लोज टू लाइफ टाइम हाइज पे चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ से इंडेक्स में 15% की तेजी आनी चाहिए। सो ऑटो इज डेफिनेटली आवर टॉप पिक। सारे जो टॉप 4 व्हीलर स्टॉक्स हैं वो हमारे फेवरेट्स हैं। फॉलोड बाय मेटल्स। अगर आप मेटल स्टॉक्स को देखें, हिंडाल्को, नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल, नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, बट ऑल द एंटायर स्पेस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑन द चार्ट्स। और मुझे लग रहा है कि मेटल्स इंडेक्स धीरे धीरे लाइफ टाइम हाई का जो लेवल है 10,200, वो वहां तक जा सकता है। तो अभी क्या हो रहा है कि नए स्टॉक्स, नए सेक्टर्स आ रहे हैं। हम हमेशा सोचते थे कि एफएमसीजी, फार्मा, आईटी बाजार को चलाएगा। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेटल्स और ऑटो काफी स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज भी साथ में आएंगे। तो ये 3 सेक्टर्स में फोकस रखिए। और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स देखिए, दिस इज अ स्टॉक पिकर्स मार्केट। अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे, क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही रहेगा अगले 3 से 6 महीने में विद अ पॉजिटिव बायस। बट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ट्रैवल सेक्टर, होटल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, मेरे हिसाब से ये सारे सेक्टर्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अच्छा गौतम जी, स्पेशली ये जीएसटी वाली जो थीम जिसके अंतर्गत ऑटो, एफएमसीजी, कंजम्पशन, इसमें अगर आप थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात कर पाएँ, सबसे अच्छा क्या लग रहा है आपको इस वक्त? देखिए, आई वुडंट वांट टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक स्टॉक्स, बट मेरा मानना है कि एफएमसीजी अभी भी टर्न अराउंड नहीं कर पाया है। पिछले 3-4 दिनों में ये होप था कि चलो कंजम्पशन पिकअप हो जाएगी, बट देन मार्केट को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो गवर्नमेंट का मूव था उसके कारण हमें ऑन द ग्राउंड रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं। तो आई थिंक हमें 1 महीना और वेट करना चाहिए। 22 सितंबर वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट डे है। उसके बाद आई थिंक डेटा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट क्योंकि मार्केट एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म में है, मेरा मानना है कि ऑटो विल डू मच बेटर देन एफएमसीजी। तो सारे जो टॉप स्टॉक्स है वहां पर आई थिंक हमें अच्छे लगते हैं, वहां पर कमिटमेंट्स बना सकते हैं। ऑल राइट गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। मार्केट इस समय थोड़ा सा नर्वस होता हुआ पहली ट्रेड प्ले आउट हुई ब्यूटीफुली एक्चुअली। अगर आप देखें आज की 24,850 के स्टॉप के साथ शॉर्ट करना था और अब हम आ गए हैं 24,678 पर। अब देखते हैं 24,600 650 का जोन जो है उसे आप प्रोटेक्ट कर पाते हैं या नहीं। आईटी में पिछले कुछ मिनटों में काफ़ी सेलिंग प्रेशर आया है और इसी ने लीड किया है मार्केट की वीकनेस को। इसके अलावा कोलगेट और वरुण बेवरेजेस ये भी इस समय नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। चलिए इस शो को समेटेंगे और वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे। एक्चुअली मैं रहने वाला हूँ अभी शो में
और अगले शो के लिए देखिए अरे ये कंचन और श्रेया को देखिए, ये क्या स्कूल की याद आ गई, टीचर्स डे की। टीचर्स डे आज गुरुओं का दिन है, आज गुरुओं का दिन। स्पेशल शो है हमारा। ओके चलिए, तो स्पेशल शो है और बिल्कुल स्पेशल शो। देखिए मार्केट में हर कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट ही रहना चाहिए मार्केट में हमेशा। इस शो को समेटते हैं और उसके बाद शुरुआत करते हैं इस स्पेशल शो की।